अच्छा, सब लोगों ने अपनी वीडियो को ऑफ रखना है और अपने माइक को म्यूट रखना है। बिलाल अगर स्पेशली आपको कह रहा हूँ, आपकी डेली वीडियो जो है, कल भी आपकी वीडियो ऑन थी, आज भी आपकी वीडियो ऑन थी। वीडियो ऑफ कैसे करते हैं ये आप सीख लो, बिलाल अजहर। और जो है ना, वीडियो ऑफ रखा करें और अपने जो है माइक को भी आप म्यूट रखा करें। ठीक है जी, ये दो बातें, वीडियो ऑफ लाजमी। अब इतने सारे लोग हैं और ऑडियो म्यूट, यानी माइक। ये दो बातें जो है ना, आपने लाजमी इन चीज का ख्याल रखना है ताकि हमारी क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, हमारी क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो और हमारे मामला बिल्कुल फ्लो में चल सके। अच्छा, ये 3 लेक्चर मैंने दिए। एक ये था 2 घंटे जो है कितने, 40 मिनट का, और ये था बेसिक 2 जो है 1 घंटा और जो है ना समथिंग का 1 घंटा 20 मिनट है, 40 मिनट, बल्कि ये 40 मिनट था, ये 40 मिनट था। अच्छा, और ओरिएंटेशन 1 घंटा 57 मिनट की थी, 2 आवर्स। अच्छा, अब मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है कि ये जो मैंने 2 घंटा 40 मिनट में पढ़ाया है ना, इसमें मैंने पूरी फिजिक्स को कवर करने की कोशिश की है। फिजिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अब इसकी वजह क्या है, मैंने क्यों इसको फिजिक्स को इसमें कवर करने की कोशिश की है? क्योंकि हमारा टाइम होता है लिमिटेड, हमारा टाइम होता है लिमिटेड, हमने टाइम को मैनेज करना होता है और 3 महीने में इसको कंप्लीट करना होता है। इसलिए मैंने चीजों को, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत सारी चीजें आपकी रह गई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। तो मैं आपको कहूंगा, जिनको फिजिक्स की अलिफ बे नहीं आती, जिनको चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक सर है, उनका नाम है मेरे बेस एकेडमी, बेस एकेडमी चैनल है यूट्यूब पर। ठीक है, अब रहना कहां पर है? रहना है मेरे लेक्चर के स्पेक्ट्रम में। अब मैंने आपको पढ़ाई वेलोसिटी, मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई, मैंने कहा वेलोसिटी जो है ना वो आपका d/t है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मैंने कहा ये है वेलोसिटी। और मैंने इसके बारे में मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का। और मैंने कहा डिस्टेंस क्या होता है, मैंने हर चीज को ऐसे बयान करता रहा, जितना मैंने 3 घंटे में मैं कर सकता था मैंने कर दिया। ठीक है, और पूरी फिजिक्स को करने की। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होंगे जिनको मेरी वेलोसिटी की समझ नहीं आई, तो उसने क्या करना है, उसने वेलोसिटी को लिखना है और साथ में बेस एकेडमी लिखना है। साथ में क्या लिखना है, बेस एकेडमी लिखना है। उसको अगर वो वेलोसिटी की मजीद अंडरस्टैंडिंग और बेसिक से चीजों को देखना चाहता है तो उसने वेलोसिटी के, लेकिन रहना इतना दूर नहीं जाना, इतना दूर नहीं जाना। जैसा कि आपके ग्रुप में से एक भाई ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि 6, 7, 8 इनकी फिजिक्स में ये सारी चीजें अवेलेबल है। 6ठी, 7वीं और 8वीं की फिजिक्स में ये जितनी भी मैंने बातें की, ये सारी जो है उसमें बयान की गई हैं ऑलरेडी। लेकिन हम लोगों ने उस वक्त इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं दी होती। तो अब हमने करना क्या है, अब ऐसी बात नहीं है कि हमने 6, 7 और 8 की, बस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, माइक, अच्छा अब 1 मिनट, अच्छा वॉइस का इशू, इको आ रहा है। अच्छा, यानी इको, अब मैंने इको भी बताया है, इको आ रहा है मैंने बताया। मैंने कहा इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
उस लेक्चर में मैंने ये भी बताया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और मिराज क्या होता है? मिराज मैंने बताया है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैं कल एयरबड्स यूज कर लेता हूं, मैं एयरबड्स यूज कर लेता हूं। अच्छा, एक सेकंड, माइक के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आवाज ठीक आ रही है जी मेरी? हाँ जी, चले 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 जी। मैंने अब आवाज मैंने चेंज कर लिया जी, माइक मैंने चेंज कर लिया, अब आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने कहा कि जो मैंने कल आपको लेक्चर सेंड किए, बेसिक 1 बेसिक 2, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, बहुत सारे बच्चों ने जो है ना वो कहा कि ये इतना ज्यादा। अब देखें, वो है बेसिक। बेसिक मैं आप लोगों से बीइंग ए टीचर ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आती होगी, लेकिन मैं सिंसेरिटी पर्पज के मकसद से कि यार आपकी तैयारी करवाना मेरा जिम्मेदारी है, उस मकसद से मैंने 2 घंटा 40 मिनट आपकी बेसिक के लिए एक दे दिए, 40 मिनट की एक दे दी, और तीसरी बेसिक के ऊपर जो लेक्चर है वो भी 1 घंटा और उसकी है। ठीक है जी, यानी मैंने 3 वीडियो बना दी अब, और मैंने यूट्यूब पर डाल दी। अब मैं जेन्युइनली अगर बात करूं तो इसके ऊपर कम से कम जो है 15 एक वीडियोस बननी चाहिए, 15 एक वीडियोस बननी चाहिए, लेकिन वो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ये चीजें आती होती हैं बेहतर तरीके से, तो जिनको नहीं आती वो क्या करेंगे, ये बेस एकेडमी का एक चैनल है, इसके ऊपर वो चीजों को जाएंगे और चीजों को देखेंगे, जो उनकी चीजें, अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट की अलिफ बे नहीं आती। और इसमें मैं एक आपको लाजमी सजेशन दूंगा, एक लाजमी बात कहूंगा, एक लाजमी मैं आपको बात कहूंगा, वो ये बात कहूंगा कि आपने हर चीज को लाजमी अपना ब्रेनस्टॉर्म करके जो है मिसाल कायम लाजमी करनी है रियल वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको कल शोएब अख्तर वाली मिसाल दी, जैसा कि भाई शोएब अख्तर भागता हुआ आता है और जाकर बॉल कराता है। अब उसके भागने की स्पीड क्या है? उसके भागने की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और उसकी बॉल फेंकने की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और उसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाती है जी? 100 किलोमीटर पर आवर। और अगर शोएब अख्तर ऐसे खड़ा होकर बॉल फेंके तो फिर तो 20 किलोमीटर होगी, तो अब उसके जो भागने की स्पीड थी वो उसकी बॉल की स्पीड के अंदर ऐड हो गई। मैंने एक आपको एक मिसाल दे दी। अब इसकी आपको एक और मिसाल दे देता हूं, यानी इस तरह की आपने मिसालें सोचनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आपको बार बार हमेशा वेलोसिटी को समझना ना पड़े, एक्सेलरेशन को समझना ना पड़े, हमेशा आपको जो है ग्रेविटी को हमेशा समझना ना पड़े। जब भी ग्रेविटी का नाम आए आप कंफ्यूज रहो, यार ये क्या था ग्रेविटी, आप दोबारा से उसको सर्च करो, सर्च करके, यानी अब इनकी सर्चिंग से आप अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हो कि इनके ऊपर 2 एक दिन 3 दिन मेहनत करो। जिनको ये नहीं आता वो मेहनत करें, 2 दिन लगाएं, 8 9 10 घंटे लगाएं, लगाकर अपना बेसिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें। यानी मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए ना मुझे कि आप 16 साल की तालीम हासिल की हुई है आप लोगों ने, कि आपको ये सारी चीजें आती होंगी, और मैं शुरू कर दूं, मैं पढ़ाना शुरू कर दूं 13.8 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, फलाना बिग बैंग थ्योरी, तो हबल। लेकिन मुझे पता है कि हम में से अक्सर लोगों को ये चीजें नहीं आती, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं। और मैं इस चीज लिए इसलिए मैंने 2 लेक्चर्स भी आप इसके ऊपर रखे, 3 लेक्चर्स बल्कि मैंने इसके ऊपर रखे कि भाई आप लोग अपनी प्रेपरेशन कर लें। आप का मैंने एक, और साथ में अब एक क्या कर दिया है, सोर्स दे दिया, साथ में अब एक सोर्स दे दिया। अब इसके ऊपर हर चीज की 11 मिनट की भी वीडियो है, बड़ी वीडियो भी है, जिसको उसके अंदर इंटरेस्ट है, जो फिजिक्स से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं वो लंबी वीडियो देख सकते हैं, और जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है
वो छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपना कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर करे कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, सॉल्ट वाटर क्या होता है, फ्रेश। क्योंकि मैंने अगले अपने लेक्चर्स में आने वाली जब मैं आपको लेक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको फिर यही बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यार। फ्रेश वाटर लेक कौन सी होती है? फ्रेश वाटर लेक ऐसी लेक होती है जो ओपन होती है, जिससे रिवर ओरिजिनेट होते हैं। रिवर कैसे ओरिजिनेट होते हैं? जैसे आपको मैं कहूंगा लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल ओरिजिनेट हो रहा है आपको। अब ये बातें अब फिर मैं बड़ी स्पीड में कर रहा हूँ और आप फिर कहोगे यार हमें तो फ्रेश वाटर का ही नहीं पता क्या है। तो आज ही फ्रेश वाटर क्लियर कर लो, आज ही फ्रेश वाटर क्लियर कर लो, साल्ट वाटर क्लियर कर लो। जिनका मेरे लेक्चर से नहीं क्लियर हो सका, हालांकि मैंने बड़ा जो है एक मैं आपको बल्कि चीज आपको मैं दिखा देता हूं। देखें, मैं आपको सादा सी चीज बताता हूं। ये मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में ये पानी आपको नजर आ रहा हो। अब ये गिलास जो है ये एरिया है जिसके अंदर पानी है। ये गिलास क्या है? वो ये गिलास ये वो एरिया है जिसके अंदर पानी है। और इस गिलास का कोई जो है वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, लंबाई जरब चौड़ाई जरब इसका जो हाइट है वाटर की, इतनी हाइट है, इसको कहते हैं वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम तो फिक्स है। अब इसके अंदर हमने पानी डाला और इस पानी का क्या है जी? वेट है। ये पानी एक लिक्विड है, पानी एक लिक्विड है। और लिक्विड को जो है लिक्विड मैटर की 3 टाइप्स में से एक टाइप है लिक्विड। ये जो है अगर मैं इसके नीचे आग लगा दूं, इसके नीचे आग लगा दूं तो क्या होगा? इसके नीचे जैसे ही मैं आग लगाऊंगा तो ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये एवेपोरेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और ये एवेपोरेट करके ऊपर क्या बन जाएंगे? क्लाउड। ऊपर क्या बन जाएंगे? क्लाउड बन जाएंगे। और अगर इसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। अगर मैं उस गैस को, जो भी ये गैस बन रही है इस पानी से ये जो गैस बन रही है, इस गैस को मैं कन्वर्ट कर दूं किस में जी? उस गैस को मैं कंप्रेस करूं, कंप्रेस करके दोबारा पानी में कन्वर्ट कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोयला देखा है ना? कोयला क्या है? कोयला सॉलिड है, कार्बन। ये कोयला जो है आपका, जो घर में जलाते हैं लकड़ियां, कोयला, कोयला एक सॉलिड है। सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए और फिर गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए फिर गैस में। लेकिन कोयला क्या होता है? कोयले से डायरेक्ट ही धुआं निकल रहा होता है, यानी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसे तैयार करनी है ये चीजें। एक एक मिसाल अपने लिए रियल लाइफ में तो ढूंढनी है। अपने एरिया को क्लियर करना है कि एरिया क्या होता है? लंबाई जरब चौड़ाई, ठीक है। यानी इसके ऊपर 2 दिन लगाने हैं। जिनको नहीं आती उन्होंने लगाने हैं 2 दिन, और सोर्स भी दे दिया और मेरे 3 लेक्चर भी अवेलेबल है। यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इस इंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। और अपने इससे क्या होगा? इससे एक तो जीके पढ़ने में आसानी होगी, एवरीडे साइंस की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको, जिन्होंने मेरा बेसिक फन का लेक्चर देखा है, मैंने 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले वो लेक्चर पढ़ाया। अब उसमें देख लो, ये न्यू पैटर्न के हवाले मैंने बताया कि फोर्सेस की 4 टाइप्स हैं। उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? ये न्यूक्लियर फोर्स। और उसमें मैंने लास्ट में कौन सी फोर्स बताई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 2 तरह की होती है, एक वीक होती है, एक स्ट्रांग होती है। और इसी को तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो क्या किया था जी? इकट्ठा कर दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया था। तो यही पीपीएससी में अब न्यू पैटर्न के हवाले से सवाल आया हुआ था। तो बात यानी आप इस चीज को नोटिस करें कि चीजों को हल्का फुल्का जिस लेवल पर मैंने पूरी के पूरे जो फिजिकल फिनोमेनाज हैं उनको 2 घंटा 40 मिनट में कवर कर दिया। मैं बोलता जा रहा था, सवाल लिखी जा रहा था, बोलता जा रहा था। यानी आप भी इस काबिल बन जाओ कि साइंस के वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में इस तरीके से हों कि आप भी, कोई साइंस की बात करे आप उसको उसकी डेफिनेशन बताओ, उसकी रियल टाइम एग्जांपल बताओ, ताकि आपकी साइंस, एवरीडे साइंस के जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। नो डाउट जब मैं फिर अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ जब आपको वाटर साइकिल पढ़ा रहा हूँ कि ये एवेपोरेशन हुई, एवेपोरेशन जाकर क्लाउड बन गए, क्लाउड ने फिर प्रेसिपिटेशन कर दी, और प्रेसिपिटेशन फिर जाकर आपके क्या हुई? बारिश हुई, और बारिश भी आपका फ्रेश वाटर है। मैं तो ऐसे अब फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा।
ठीक है जी। और आपको फिर समझ नहीं आएगी। फिर मुझे जो है ना, अक्सर लोगों को आ जाएगी जिनकी बेसिक जो है वो होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके के भी होंगे जिनको समझ नहीं आ रही होगी ये चीजें। तो आपके लिए मसाइल होंगे, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इनके ऊपर 10-10, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लगाओ। वेलोसिटी को ढूंढो, वेलोसिटी क्या है। मैंने गाड़ी की मिसाल दी थी कि कैसे गाड़ी में जी आप एक्सेलरेट करते हो और मीटर पे शो हो रहा होता है आपका मीटर। वेलोसिटी को देखो, एक्सेलरेशन को देखो, उसके बाद आप इन चीजों को लाजमी देखो। अच्छा, इन चीजों को लाजमी देखो। और काम बिल्कुल ज्यादा नहीं है, काम बिल्कुल ज्यादा नहीं है। मैंने पूरी बीपीएससी कवर करानी है, मैंने पूरी बीपीएससी कवर करानी है, और मैंने पूरी बीपीएससी को 3 महीने में कवर करवाना। और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, क्यों मैं करवाता हूँ 3 महीने में, मैं 5 महीने में क्यों नहीं ले जाता। मैं इसलिए 3 महीने में करवाता हूँ कि 3 महीना पहले आज आपने ये चीज पढ़ी है ना, तो मैं अगला पढ़ाता जाता हूँ। 3 महीने तक इसकी बारी नहीं आएगी। 3 महीने अगर आप लगा दो 5 महीने, तो 5 महीने इसकी बारी नहीं आनी। 5 महीने इसकी बारी नहीं आनी, तो इसका मतलब आपको रिपीट कर, कोई भी चीज आप मैक्सिमम अपने माइंड में कितने महीने सेव कर सकते हो, बस मैक्सिमम। अगर उसके साथ अटैच रहते हो हल्का फुल्का, 3 एक माही होते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम लगाने, फिर उसको रिपीट करो, चीजों को फिर जो है पढ़ो, चीजों को फिर जो है करो, तो इस तरीके से जो है चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। और अभी आप लोग यानी ये बेसिक के जो लेक्चर हैं, अभी आपकी हैबिट भी बनेगी। यानी जिन लोगों की हैबिट नहीं है पढ़ने की, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये पीपीएससी की तैयारी के लिए जो जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, उनको 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो 12-14 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो उनकी तैयारी नहीं होनी। क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में, आपको पढ़ने की आदत नहीं है। बैठने की आदत बनाओ, पढ़ने की आदत बनाओ, बैठकर चीजों को सोचने की आदत बनाओ, सारा दिन इसी प्रोसेस में रहो। अभी इसकी रूटीन बनाओ, इसकी आदत बनाओ। आपको ख्वाब पीपीएससी के आए, आपको आपको ख्वाब में सवाल आ रहे हो, आपको चीजें ख्वाब में नजर आ रही हो, इस तरीके की आप इससे बात करो। आप पीपीएससी की बात हो, आपकी वन पेपर की बात हो, वन पेपर के हवाले से बात करो। अभी इसकी रूटीन बनाओ, और ये रूटीन जल्दी जल्दी बनाओ। क्योंकि मैं तो बहुत, मैं एक्स्ट्रा चीजें आपके अंदर पुट करूंगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें। यानी आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, मैं आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आज दे दूं, क्या फायदा, अपने वगार मगर उतार दूं, कोई फायदा नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की प्रेपरेशन हो, और आपको साथ के साथ गाइडेंस भी आपको मिलती रहे कि इन चीजों को करना कैसे है। ये इतना बड़ा जो कोर्स है, इसको कैसे करना है, समझ आई ये बात। हाँ, जॉब जॉब होल्डर जो है ना, जॉब होल्डर के लिए मुझे पता है मसाइल हैं। जॉब होल्डर के लिए मसाइल हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब मैं झूठ कैसे बोलूं कि जॉब होल्डर पे ही वो 5 घंटे पढ़ के हो जाएंगे। जॉब होल्डर पीछे रह जाएंगे ना, वेलों से। वेलों के पास एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉब होल्डर से आगे निकल जाए। जो जॉब होल्डर भी जो है, अब एक मेरे साथ जो है ना असिस्टेंट मैनेजर है क्वालिटी, ये शेखुपुरा में जो लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब उनकी ड्यूटी है 8 बजे से लेकर जो है ना शाम को 8 बजे तक, सुबह के, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। फिर वो कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं 1 बजे जो है ना वो उनका नाम मेरे दिल से निकल रहा है, तो कहते हैं 1 बजे तक जो है ना मैं फिर सोता हूँ, 1 बजे उठ जाता हूँ। फिर मैंने उनको स्केड्यूल बना के दिया कि 1 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है, 10 घंटे। तो ये तो करना पड़ेगा। अगर जॉब लेनी है, वन पेपर में आना है, कुछ करना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई सीन नहीं है। आप ये देख लो कि ये जो आपका एक माविश यासीन इंटरव्यू आपने देखा होगा वर्ल्ड टाइम्स पे, वो मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, आप कॉम्पिटेंस लेवल पर ना जाओ। कॉम्पिटेंस लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पागल है, वर्ल्ड टाइम का सेशन लिया हुआ है, नोवा का सेशन लिया हुआ है, ऑफिसर्स अकेडमी का सेशन लिया हुआ है। और 3 इंजीनियर जुड़े में भक्कर थे, उनसे पूछ लो, उन्होंने भी वर्ल्ड टाइम्स का लिया हुआ है, बहरिया का लिया हुआ है, कपूर वाले टीचर से पढ़ा हुआ है, और ये शराजी साहब से भी पढ़ा हुआ है। मैं अब उनके बारे में बातें नहीं कर सकती। ठीक है जी, सबके लिए हमें, आप बेफिक्र रहो। आप सबसे अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें अगर आप मेहनत नहीं डालोगे, इसमें मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आप नहीं हो सकते।
यानी ये 3 महीने का जो प्रोसेस है ये 6 महीने में कन्वर्ट नहीं करते। इस 3 महीने में आपका दिमाग खराब कर दूंगा, इस 3 महीने में आपको लगन डाल दूंगा, मेहनत की। आप यानी मेरी तरह के बनने की कोशिश में लग जाओगे कि यार ये भी तो पढ़ता है ना, मैं भी तो 18 घंटे अभी भी मेहनत करता हूँ, कितने अरसे से लगा हुआ। आप लोगों को भी ये मेहनत की आदत लगानी है अपने अंदर बस। हाँ, जो लोग अब देखें, ये जूम के जितने भी आप लोगों के मसाइल हैं, ये आप जो ज्वाइन करना है कैसे करना है। अच्छा, और आप लोग तमाम लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे और आईफोन पर हमारी ऐप नहीं चलेगी, आईफोन पर हमारी ऐप नहीं चलेगी, प्ले स्टोर पर जाएंगे और आप सब लोग अपने आप को जो है वो, मैं साइन अप का तरीके की, जैसे मैंने जूम को कैसे ज्वाइन करना है, जूम को कैसे ज्वाइन करना है, वो जो है वीडियो मैंने आपको दी। इसी तरीके से मैं हमारी ऐप में आपने कैसे साइन अप होना है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने साइन अप करना है। तो आप लोगों की जो फी की डिटेल है, क्योंकि आपकी तो फी रिसीव होगी हमें, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने उसको करना है, क्योंकि वेरीफाई तो हमने करना है। अब उस ऐप में जो बच्चे होंगे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कंप्यूटर और जो इंग्लिश की थोड़ी सी बेसिक्स है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एक्सेस होगी, उन लोगों तक एक्सेस होगी। और फिर हम मजीद आगे चलेंगे इंशाल्लाह, हम मजीद आगे चलेंगे, मजीद चीजों को करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम और बेहतरीन पढ़ाया जाए। आईफोन वाले, आईफोन वाले और पीसी वाले, जो आईफोन वाले हैं उनको चाहिए कि वो, अगर उनके पास लैपटॉप है, क्योंकि आईफोन वाला अमीर होता है, आईफोन वाले के पास लैपटॉप तो होगा, आईफोन वाले के पास लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप पर आप लोग इम्यूलेटर, इम्यूलेटर एक सॉफ्टवेयर है, इम्यूलेटर, उसके बारे में भी मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बता दूंगा कि कैसे इसको करना है और कैसे आप उस ऐप को जो है वो कर सकते हो साइन अप। तो इम्यूलेटर के जरिए से आप जो है वो करेंगे और आपको एंड्रॉइड ऐप के सारे फंक्शंस आपके लैपटॉप में अवेलेबल होंगे। तो जो लोग जिनके पास आईफोन है या जिनके पास जो कंप्यूटर पर सुनते हैं, तो उनके लिए भी हम सोल्यूशन दे देंगे साथ, ठीक है जी। तो दोनों सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है हमने बेसिक के ऊपर काफी बात कर ली और आपको बेसिक के लिए मैंने इनफ जो है इंपॉर्टेंस इसकी दिलवा दी कि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है इसमें से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 193 ममालिक के कंट्री करते हैं हम, 193 क्यों, 210 ममालिक के कंट्री करते हैं और एक नंबर पता होता है। पीपीएससी में वन पेपर में 100 210 कंट्रीज के कैपिटल याद करने के बाद एक नंबर मिलता है। तो ये जो बेसिक सारी मैंने पढ़ाई है, इसमें से 2 नंबर आने हैं, इसमें से 2 से 3 नंबर भी आ सकते हैं, बाद होगा 4 भी आ सकते हैं। और अगर एफआईए की बात करूं तो एफआईए में हो सकता है 10 एक नंबर आ जाए इसी बेसिक में से। ठीक, नहीं नहीं, जॉब करें, जॉब करें, जॉब वाले भी कुछ ढूंढे ना। अगर जॉब कोई छोड़ सकता है और अपने आप को मेंटेन कर सकता है, तो मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि पीपीएससी वालों को जो है, जो तैयारी करना चाहते हैं रियल टाइम में, हाँ, बाज बंदा ये होता है, वो समझता है कि मेरी पीपीएससी की तैयारी है, मेरी पीपीएससी की तैयारी है, तो वो फिर जो है ना आगे से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उसमें ना चीजों को, जो बेसिक वन में आपने, हमने क्या बात की, आइंस्टाइन और न्यूटन या गलीलियो। अच्छा, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें दोबारा मिल रही होंगी जब मैं आपको रेनेसेंस पढ़ा रहा हूँ ना, रेनेसेंस, जब हम जीके में पहुंच जाएंगे रेनेसेंस के ऊपर। रेनेसेंस कहते हैं रीबर्थ ऑफ लर्निंग। एक टाइम ऐसा आया था 1453 में, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह जो था, जिसे, जो कि ओटोमन एम्पायर का एक बादशाह था, तो उसने क्या किया, 29 मई 1453 को ना कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कॉन्स्टेंटिनोपल एक ना, यानी इस्तांबुल जो है आज, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल उसने पता कर लिया, जो बैजेंटाइन अंपायर का जो हेडक्वार्टर था ना, उसने क्या कर लिया जी, पता कर लिया। तो उसके बाद यहाँ के जो लोग थे, वो लोग थे ग्रीक, और जो है ना उनके अंदर रोमन, ग्रीक और रोमन के बहुत सारी चीजें उनके अंदर मौजूद थी। यानी ग्रीक और रोमन कौन थे, ग्रीक कहते हैं यूनानियों को उर्दू में, और रोमन कहते हैं जो इटली का कैपिटल है रोम। तो ये 2 इंपायर थी, एक ग्रीक इंपायर
एक ग्रीक अंपायर थी जिसे कहते हैं मैसिडोनियन अंपायर, जिसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, जिसमें मैंने ये पढ़ाना है डिटेल में, मैं वैसे आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि हमारी ये मिलेगी कहाँ पर। हर चीजें मिलेंगी किसी न किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर, जीके में चीजें मिल जाती हैं, और इन चीजों को मिलाना ही आर्ट है। अगर चीजों को याद रखना है तो चीजों को आपस में मिलाते रहें। चीजों को सेग्रीगेट हम करने की आदत डाल लेते हैं, चीजों को सेग्रीगेट करके चीजों को याद नहीं किया जा सकता, चीजों को मिलाने से चीजें याद होती हैं हमेशा। तो ये जो ग्रीक एम्पायर थी और ये जो रोमन एम्पायर थी, ये दोनों एम्पायर जो हैं, ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर, इनके लोग थे जो कि कॉन्स्टेंटाइन में बस रहे थे। तो जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बैजेंटाइन एम्पायर को फतह कर लिया और बैजेंटाइन एम्पायर खत्म हो गई, जिसके अंदर लोग रहते थे ग्रीक और रोमन कल्चर के लोग, तो ये लोग फिर चले गए यहां से कहा, इटली के शहर फ्लोरेंस और वीनस में, और इन्होंने जाकर अपने आइडियाज जनरेट किए, और उन आइडियाज की वजह से ये दोनों साइंसदान पैदा हुए थे। ये दोनों साइंसदान उन आइडियाज की वजह से पैदा हुए थे, और ये 1643 में पैदा हुए, और गलीलियो जो है ये 1642 में मर गए। ऐसे याद रख सकते हो इनकी डेट। 1643 में, मैंने 42 ही लिखवाया हुआ था, डेट्स इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूं तो आइंस्टाइन के बारे में मैंने उस लेक्चर में थोड़ा सा गलत बता दिया, लेकिन एंड पे मैंने करेक्ट भी कर दिया कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ग्रेविटेशन से, जी से जनरल, जी से ग्रेविटेशन, और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इसे कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। असल में ना, मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, इसमें ये बात बताऊंगा कि हमारे पास ना ये जो गलीलियो और न्यूटन थे, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ। मैंने सेकंड लॉ के बारे में गलती से बता दिया था। फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ कहते हैं। यानी अब इसमें आपने इस चीज को समझना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ना बेसिकली मास को कहते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और मास क्या होता है? मास विदाउट ग्रेविटी होता है। अच्छा, असल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप बस में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए, आपके सामने एक बंदा बैठा है, आपके मुताबिक वो बंदा हालत सुकून में है, वो रेस्ट में है, और उसके मुताबिक आप रेस्ट में हैं। आप बस में जा रहे हो और बस में आपने देखा, आपने बस में देखा, आपने बस में बैठे हैं, बस में बैठकर आपने देखा कि आपके सामने एक बंदा बैठा है जो कि रेस्ट की हालत में, और उसने आपको देखा, उसने भी यही देखा। अब मैं खड़ा था या कोई बंदा जो है ना वो बाहर खड़ा था, वो उन दोनों को देख रहा था, वो उन दोनों को देख रहा था, वो कह रहा था, उसके मुताबिक आप लोग मूव कर रहे हैं। यानी इसे कहते हैं, वो जो एक दूसरे के लिए रेस्ट की हालत में है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब क्या होता है? नो एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी मैं इधर अब खड़ा हूं, मैं ऐसे चुप करके खड़ा हो जाऊं, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मेरा एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आप, एक्सेलरेशन बेसिकली फोर्स है वो, कि जो आपको मूव करने पर मजबूर कर देती है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना, किसी चीज को एक्सेलरेट करना, और इंग्लिश में भी आपको मतलब पता होगा। तो इसमें जब नो एक्सेलरेशन होती है ना, इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब इसमें एक्सेलरेशन होता है,
उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो। इसमें मैं आपको ना, अब आइंस्टाइन ने क्या किया और ये क्या कह रहे थे, मैं इसको सादा अल्फाज में बता देता हूं, और फिर बाकी जो लोगों को नहीं समझ आएगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, हमने लिमिटेड टाइम में काम करने हैं, हमने अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है, लेकिन मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दूं। अब ये सारे लोग कहते थे, ये गलीलियो गलीली, न्यूटन, इन्होंने दी है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इन्होंने दी है, क्लासिकल मैकेनिक्स। इनके मुताबिक, क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक जो है ना, हर चीज जो है ना उसके लिए ग्रेविटी सेम रहती है, हर चीज के लिए ग्रेविटी सेम रहती है। लेकिन जहां पर आइंस्टाइन ने बात थोड़ी सी मुख्तलिफ कर दी, यानी इन्होंने ना स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन नहीं किया, बस ये इन्होंने प्रॉब्लम किया। बाकी इनकी थ्योरी के अंदर कोई मसला नहीं था। अब ये स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, ठीक है जी, किलोमीटर। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। मीटर पर सेकंड होता है ना, मैं बड़ा यूनिट यूज कर, अच्छा जी, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड। ये है लाइट की स्पीड, ये क्या है, लाइट की स्पीड। आइंस्टाइन ने कहा कि यार कोई भी दुनिया में जो चीज है, जो मास है, दुनिया में कोई भी मास है ना, मैं हूं, ये मार्कर है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, वो इस स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर नहीं कर सकता। अच्छा, अब उसने इसके लिए क्या किया, उसने इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी बाद में हुए। उसने तो एक्सपेरिमेंट नहीं, उसने सिर्फ थ्योरी दी। इसने, आइंस्टाइन ने क्या दी, थ्योरी दी। इसने अपनी कैलकुलेशंस के जरिए से बताने की कोशिश की कि यार दुनिया में कोई भी मास ना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं चल सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल है ये। स्पीड ऑफ लाइट से कम क्या, उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी नहीं चल सकता। अच्छा सॉरी, वो कह रहा था कि अभी मैं बताता हूं इसकी क्या बात है। अब देखो, एक चीज चलना शुरू हुई। मैक्सवेल एक साइंसदान था, असल में मैक्सवेल जो बंदा है ना, मैक्सवेल, ये मैक्सवेल है जिसने स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन किया। इसने स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन किया और इसने कहा रिलेटिव स्पीड। अच्छा, ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड से मुराद ये है कि हम दोनों बस में बैठे थे, हम दोनों कहां बैठे थे, दो बंदे बस में बैठे थे, उन दोनों के लिए वो दोनों हालत सुकून में है, वो कोई काम नहीं कर रहे, वो बस बैठे हैं, वो उन दोनों के लिए वो हालत सुकून में है। तो इसने कहा कि अगर, उसने हाइपोथेटिकली सोचा, उसने कहा अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू हो जाए, अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू हो जाए तो वो हालत सुकून में है। अब यानी क्या मतलब, टाइम विल स्टॉप, टाइम विल स्टॉप, यानी ये लिमिटेशन है यूनिवर्स की, हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारी स्पीड की लिमिटेशन है, यानी आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारी यूनिवर्स की जो लिमिटेशन है ना, वो क्या है, अगर यानी उसने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसने कहा किसी भी मास को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चल दोगे ना, तो वो किसमें, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मास रह ही नहीं जाएगा, वो मास रह ही नहीं जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी और रियल टाइम में अगर देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कैसे किसी मास को जो है इतनी स्पीड पर, स्पीड ऑफ लाइट की
स्पीड पर चला सकते हैं, ये ऐसा इम्पॉसिबल है और ऐसा हासिल किया ही नहीं जा सकता। ये फर्क था इसके अंदर और इसके अंदर। इसने जो आइंस्टाइन था ना, इसने मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज किया, मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज करके उसने स्पीड ऑफ लाइट को लिमिटेशन के तौर पर लिया। और अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो। इसकी एग्जांपल ये है कि अब ना, कि भाई ये जो आइंस्टाइन ने बातें की हैं कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जाती, और उसने फिर साथ में कह दिया कि टाइम डिलेशन, टाइम डिलेशन का मतलब, डिलेशन का मतलब डिले, डिलेशन का मतलब डिले। उसने कहा कि एक बंदा है वो खड़ा है यहां पर, एक बंदा है वो यहां पर खड़ा है, उसके साथ स्पीड ऑफ लाइट उसको टच कर रही है, उसके साथ अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, और हमें इसीलिए तो सारी चीजें जो है वो नजर आ रही है, वरना तो लाइट सिर्फ यहीं पर है। लेकिन ये लाइट सीधी गई, इसने अपनी रेज उस दीवार पर फेंकी और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई और इस कुर्सी पर पड़ी और हमें नजर आना शुरू हो गया। ये लाइट मेरे पर, जहां पर ये लाइट लगी हुई है मेरे पर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर मैं आपको नजर आना शुरू हो गया। रिफ्लेक्शन ऐसे हो रही है ना। फिर ये लाइट जो है इस बोर्ड पर पड़ी, लेकिन ये मीडियम से आर पार हो गई और फिर आपको ये चीज ऐसे नजर आना शुरू हो गई। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको पता चलेगी क्या होती है। अब इसने कहा कि जो है ना, अगर एक बंदा जो हालत सुकून में है, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है ना वो मुख्तलिफ होगी, और एक बंदा जो मूव कर रहा है उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। अब इसका तजर्बा कैसे हुआ? इसका तजर्बा ऐसे हुआ, एक जहाज लिया गया, जहाज लेकर उसे यूनिवर्स के चारों तरफ घुमाया गया और उसके अंदर एटॉमिक क्लॉक रखे गए, उसके अंदर एटॉमिक क्लॉक रखे गए, एटॉमिक क्लॉक रखे गए, और उसे डिफरेंट चारों तरफ जमीन के घुमाया गया। जब चारों तरफ जमीन के उसे घुमाया, तो जब उन क्लॉक्स को उन्होंने वापस आकर देखा, तो डिफरेंट स्पीड पर डिफरेंट क्लॉक्स पर डिफरेंट टाइम था। यानी दिस इज कॉल्ड टाइम डिलेशन। यानी मैं इसकी आपको सादा सी मिसाल देता हूं। उसने कहा कि टाइम जो है ना वो किसी रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, यानी आपकी स्पेस, ये जो आइंस एक अगर मैं बात कहूं, इन्होंने स्पेस की कोई बात नहीं की, स्पेस टाइम की कोई बात नहीं की, और आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम की बात की, स्पेस टाइम की बात की। इन्होंने स्पेस टाइम की कोई बात नहीं की, इन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आइंस्टाइन ने क्या कहा, इन दोनों ने क्या कहा, इसने आइंस्टाइन ने क्या कहा कि भाई टाइम और स्पेस ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब हम यहां से चीजों को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, यहां से चीजों को थोड़ा सा आगे, कि स्पेस टाइम उसने कहा कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। कि टाइम अगर जो है ना आपका, कैसे अब बना मैं आपको बताता हूं। आपकी यूनिवर्स क्या थी, आपकी यूनिवर्स जो थी वो सिंगुलैरिटी थी। आपकी यूनिवर्स क्या थी, सिंगुलैरिटी थी। कब थी ये सिंगुलैरिटी? 13.8 बिलियन ईयर अगो। यानी सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है, एक नुक्ता थी आपकी यूनिवर्स। अब ये नुक्ता जो है अपनी डेंसिटी और मास की वजह से क्या हुआ जी, ये फैलना शुरू हो गया, और इसे दो साइंसदानों ने बयान कर दिया। एक बेल्जियन प्रीस्ट था जिसका नाम जॉर्ज लीमाट्रे, और एक ने कहा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जिसका नाम हबल, एडविन हबल। एडविन हबल अमेरिका का था और जॉर्ज लीमाट्रे जो था वो आपका बेल्जियम का था। बेल्जियम यानी आपका जो बेल्जियम आज कंट्री है जिसका कैपिटल ब्रसल है, उसने कहा कि ये जो बेल्जियम का जो था, उसने इसको एसोसिएट किया जॉर्ज लिमाट्रे ने बिग बैंग। उसने कहा ये धमाका जो है ना, यानी इसको आप बिग बैंग कह सकते हो। और हबल ने क्या कह दिया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स फैल रही है। अच्छा,
अब जब ये फैलना शुरू हुई, अब अच्छा उस लेक्चर में मैंने एक और चीज कि हीलियम बर्निंग गैस है, मैंने ये कहा हीलियम इज नॉट बर्निंग गैस। हीलियम बर्निंग गैस नहीं है। क्यों? आपकी बैलून में क्या होती है? बैलून में आपके क्या होती है? हीलियम। और बच्चों को आप जो है बैलून देते हो, अगर बैलून में, और हाइड्रोजन आपकी बर्निंग गैस है। आपकी हाइड्रोजन क्या है? बर्निंग गैस है। हालांकि हाइड्रोजन हल्की है, लेस वेट देन हीलियम। हीलियम से हाइड्रोजन हल्की है, लेकिन हम हाइड्रोजन भरने के बजाय हीलियम भरते हैं। क्यों? कि अगर बच्चा खेल रहा है, कोई बंदा साथ सिगरेट पी रहा है, कोई आग जली हुई है, तो जैसे ही उसके अंदर अगर हाइड्रोजन भरी होगी, तो बच्चा खेल रहा है, तो जैसे उसको वो देखेगा साथ आग है, तो वो हाइड्रोजन क्योंकि जलने वाली गैस है, तो ये जलेगी और बच्चे के नुकसान हो सकता है। तो इसलिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? बैलून के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि वो बर्निंग गैस नहीं है, इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है उसमें। अच्छा, अब जब हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हुई, बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग के नतीजे में हमारा क्या वजूद में आया जी? आपकी जो है ये 10, इसके अंदर थी क्या चीजें? गैसेस थी। इसके अंदर गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन यूनिवर्स में कितनी परसेंट है? 73%। हाइड्रोजन यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है जी? हाइड्रोजन। यूनिवर्स के अंदर, पूरी कायनात के अंदर आपकी मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है जी? हाइड्रोजन। और हीलियम कितनी है जी? आपकी 26%। अच्छा, अब ज्यादा ये हाइड्रोजन की गैस है, फिर आपके यूनिवर्स में क्या हुआ? फ्यूजन। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन रिएक्शन। दो रिएक्शन होते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है और एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, और ये भी मैंने इस लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। यानी फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बना लेते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है जी? और ये आपस में बनते गए। अच्छा, अब जब ये जो बिग बैंग हुआ, ये जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हुई यूनिवर्स की, इसके नतीजे में ना गैस थी, तो ये गैस है यूनिवर्स में, तो इन गैस के ना बादल बनना शुरू हो गए, क्लाउड। क्लाउड ऑफ गैस बनना शुरू हो गए। यानी गैस ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक जगह कंसंट्रेट होना शुरू होगी, एक जगह जमा होना शुरू हो गई। अच्छा, और जो जहां पर सबसे ज्यादा जमा हुई ना, जो सबसे बड़ी बॉडी थी, उसको हमने क्या दिया? गैलेक्सी। उसको हमने क्या कह दिया जी? हमने गैलेक्सी कह दिया, लार्जेस्ट बॉडी इन यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की गैलेक्सी, जो वो बिग बैंग हुआ, उसके नतीजे में क्लाउड ऑफ डस्ट बने, तो उन क्लाउड ऑफ डस्ट में सबसे बड़ा जो क्लाउड बना, वो क्या था जी? आपका, वो आपका गैलेक्सी थी, लार्जेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स। और आपकी कायनात में बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज वजूद में आ गई। बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी आपकी जो है वजूद में आ गई। अब ये जो गैलेक्सी थी, अब एक तो बहुत बड़ा बन गया, एक उससे छोटे मुकाबले का बना। यानी डिफरेंट टाइप की गैस को आप संभाल नहीं सकते, गैस की अपनी मर्जी है। और दूसरे नंबर पर यार वो सिंगुलैरिटी जो होगी, वो पूरी सिंगुलैरिटी, ये जो सिंगुलैरिटी मैंने बात की है, आपको जितनी भी आज आपकी यूनिवर्स है, यानी क्या? आपकी अर्थ, आपका पूरा सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सारा कुछ ये, उसके बाद आपके स्टार्स, आपकी सारी गैलेक्सियां, आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, आपके सारी चीजें क्या थी? ये एक सिंगुलैरिटी। जब ये फैलना शुरू होगी, कितनी इसमें पावर होगी, कितनी इसमें एनर्जी होगी, कितनी इसके अंदर जो है, तो वो आप उस क्रिएशन को, वो अल्लाह की जात ही थी जिसने 6 दिन में जो है जमीन और आसमान बना दिए।
अब उसकी जो हमने तकलीफ देखी, हमने ये देखा कि यार वो बड़ा ही रैंडम उसकी क्रिएशन थी। जो लार्जेस्ट बॉडी थी उसको हमने नाम दे दिया गैलेक्सी का, जो उससे कम लेवल की थी उसको हमने किसका नाम दे दिया जी, स्टार का, स्टार। और हमने ये भी बात की कि गैलेक्सी क्लाउड ऑफ जो है क्लाउड में होती है, गैलेक्सी दो दो तीन तीन क्लाउड में होती है। और ये जो आपका स्टार होता है ना, और इस स्टार में हमने क्या बात की कि स्टार में जो है आपकी लाइट होती है, स्टार में आपकी लाइट होती है। और ये लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि स्टार के ऊपर भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, आपका हाइड्रोजन। स्टार के ऊपर भी आपका सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर कौन सा है जी, हीलियम। स्टार में भी वही है। अब स्टार में भी क्या हो रहा है, फ्यूजन। जब फ्यूजन हुआ तो वो जो है ना थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन था, अनकंट्रोल था, तो उसने भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की, और वो हमें एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। वो हमारी कायनात की लिमिटेशन है कि कोई भी चीज वो हमारा टाइम बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट हमारी यानी कायनात का एक टाइम है। यानी आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने यही कहा कि कोई चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हो जाए ना, तो हम अपने जमाने में पीछे जाना शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और लगता नहीं है कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। और उसने इसके लिए एक हाइपोथेटिकल मॉडल भी दिया। उसने कहा कोई एक ऐसी ट्रेन बनाओ, तो एक ऐसी ट्रेन बनाओ जो जमीन के पूरे गिर्द चक्कर लगा रही हो, जैसे सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में मैंने बताया था उस लेक्चर में कि कैसे सैटेलाइट आपके रिवॉल्व कर रही है। तो आपका क्या होता है जी, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो म्यार आपकी मैक्सिमम, आपको स्पीड अगर एक्वायर कर सकते हो ना तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन वो एक्वायर नहीं हो सकती। अगर स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर कर ली तो आप तो एनर्जी बन जाओगे। और एनर्जी मैंने बताया, एनर्जी का तो एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें हर चीज में जो हम 13.8 बिलियन से लेकर 13.8 बिलियन से लेकर जो हम 4.6 बिलियन ईयर तक जाएंगे, रिमेनिंग 1% में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और भी गैसेज हैं आपकी, एक ऑक्सीजन भी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपकी क्या होगी जी, सेकंड लाइटेस्ट आपका एलिमेंट, सेकंड जो गैलेक्सी के बाद जो दूसरे नंबर पर आ गया जी वो कौन सा था जी, स्टार। दूसरे नंबर पर कौन सा है जी आपका, स्टार। और स्टार के बाद आपका फिर क्या हुआ जी, यानी क्लाउड ऑफ डस्ट थे ना, क्लाउड ऑफ जो है ना गैस थे ना, तो ये सबसे बड़े जो थे वो गैलेक्सी बन गए, उससे छोटे स्टार बन गए, उससे छोटे प्लैनेट बन गए, उससे छोटे क्या बन गए जी, प्लैनेट बन गए। और आपकी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, आपकी गैलेक्सी का क्या नाम है जी, मिल्की वे गैलेक्सी है। और आपके स्टार का क्या नाम है जी, सन है। आपके स्टार का क्या नाम है जी, सन है। और आपके यानी कोई भी स्टार है ना, उसकी एक, हर चीज की अपनी एक ग्रेविटी है। अगर आप यूनिवर्स में देखो कि जो गैलेक्सी है वो इस सिंगुलैरिटी के गिर्द घूम रही है, और ये जो आपका स्टार है गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है, आपका प्लेनेट स्टार के गिर्द घूम रहा है, आपकी सैटेलाइट जो है आपका मून वो इस अर्थ के गिर्द घूम रहा है। यानी हर चीज एक दूसरे के गिर्द घूम रही है, यानी एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग, ठीक है जी। लेकिन यानी यही तो कह रहा था वो सारी चीजें कि भाई एवरीथिंग इज मूविंग, आइंस्टाइन यही तो बात कर रहा था। लेकिन न्यूटन क्या कहता था, न्यूटन ने उसको डिफाइन नहीं किया था स्पीड ऑफ लाइट को कि यार इसकी कोई लिमिटेशन है कि नहीं, उसने ये बताया नहीं था, उसने ये बात ही नहीं की। लेकिन आइंस्टाइन ने कह दिया कि इस कायनात की लिमिटेशन है, अगर किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भगा दिया ना आपने, तो वो आप यूनिवर्स में पीछे चले जाओगे, जहां मर्जी जो मर्जी कर लो, आप हर चीज बन जाओगे, ठीक है जी। आप कायनात में किसी भी पॉइंट पर जा सकते हो, आप 1000 साल पहले जा सकते हो, 2000 साल पहले जा सकते हो, आप जो है टाइम में किसी भी जगह जा सकते हो, अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर कर ली, ठीक है जी। स्टीफन हॉकिंग भी, ये जो आपके मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, ये भी यही चीजें जो है इन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं, यही चीजें, ये फिनोमेना जो है साइंटिस्ट काम करते रहते हैं। हल्का फुल्का इन चीजों को देखो, अपना इंटरेस्ट पैदा करो, और इसमें से गेट क्या करना है, इसमें से गेट करना है साइंस की बेसिक्स, वेलोसिटी पता चल जाए, लाइट पता चल जाए, स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाए,
जो है ना हमें न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पता चल जाए, हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पता चल जाए, हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पता चल जाए, हमें इनमें थोड़ी बहुत चीजें हमें हल्की फुल्की समझ आ जाए, ये बस करना है हमें। और हमने इसमें इतना ज्यादा आगे नहीं जाना कि हम कोई साइंस के स्टूडेंट बने, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हो, उनकी कोर वैल्यू आती हो कि पानी जो है सबसे पहले कौन सा फ्रीज होगा, फ्रेश वाटर क्या होता है, सॉल्ट वाटर क्या होता है, हर चीज की हमें जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम इसमें आगे जो है आपका प्लेनेट हो गया, पहले नंबर पर गैलेक्सी हो गया, दूसरे नंबर पर आपका स्टार हो गया, तीसरे नंबर पर प्लेनेट हो गया, और चौथे नंबर पर आपका क्या हो गया जी, प्लेनेट के बाद सैटेलाइट। और सैटेलाइट दो तरह की होती है जी, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस जो हमारा सन है, इस सन का नियरेस्ट स्टार कौन सा है जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नियरेस्ट स्टार है। और यानी इस आपका जो स्टार है सन, इसके नियरेस्ट स्टार कौन सा है जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.26 जो है लाइट ईयर आपसे दूर है। और असल में ना मैं कह रहा हूं 13.8 बिलियन, मैं कह रहा हूं जी ट्रिलियन, बिलियन। तो हमने ना यूनिवर्स में जब हम बात करेंगे तो उस यूनिवर्स में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि आप ना लाइट ईयर को यूज कर लो। मैं कहूं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन। ये भी किस चीज का यूनिट है, ये भी यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है आपका। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी ये आपका 9.46 ट्रिलियन, और ट्रिलियन के अंदर कितना है जी, यानी अब मैं कहूं 13.8, उससे बेहतर है हम स्पेस में जब बात कर रहे होते हैं कि यार ये इससे इतना लाइट ईयर दूर है, ये इससे इतना, तो मैंने क्या कहा 4.26 लाइट ईयर, मुझे इतनी बड़ी रकम नहीं करनी पड़ी 13.8 बिलियन ईयर। तो ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स हैं। और यूनिट्स हम अब देखो, मैंने अगर कहूं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो इसको मुझे 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम। अब यहीं से ये एक बात अपने जहन में वादे कर लो, कैसे वादे कर लो कि भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हुए क्या करते हैं, डिवाइड। अपने फार्मूले बना लो, उन चीजों को याद। और अगर मैं कहूं मेरे पास 1 किलोग्राम है और मैंने ग्राम में जाना है, इसे जरब करोगे 1000 के, और ये क्या हो जाएंगे आपके 1000 ग्राम। और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए क्या करते हो, मल्टीप्लाई। रियल लाइफ में एग्जाम्पल से चीजों को ड्राइव करो, चीजों को सीखो, बस अपनी ये आदत बनाओ कि एग्जाम्पल्स, चीजों की एग्जाम्पल्स लेनी है। अच्छा, उसके बाद सैटेलाइट, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, सैटेलाइट के बारे में मैंने बताया था ना। अब उसने कहा ये सैटेलाइट, आइंस्टाइन और न्यूटन के दरमियान क्या फर्क है। न्यूटन ने क्योंकि स्पेस को डिफाइन नहीं किया था, न्यूटन ने तो स्पेस की बात ही नहीं की थी। न्यूटन के मुताबिक तो हर चीज जो है ना वो रिलेटिव है, स्पेस में भी यही ग्रेविटी होगी, यही मामलात होंगे, यही सब कुछ होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसके मामलात के कैसे स्पेस पे जाया जा सकता है, किस वेलोसिटी पे जाना है, कैसे करना है, क्या सिस्टम है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन दे दी। और इसी वजह से तो हमने अपनी सैटेलाइट जो है किधर भेज दी, जमीन के गिर्द भेज दी। और जमीन के गिर्द सैटेलाइट आप कैसे भेजते हो, जमीन के गिर्द आप सैटेलाइट भेजते हो। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मेरी सैटेलाइट होती है, आप इसको इतनी स्पीड से भेजते हो कि ये यहाँ पर ऐसे घूमना शुरू कर देती है। स्पीड, यानी इतनी एक स्पीड से भेजो, इतनी एक स्पीड से भेजो कि वो जो अर्थ है ना, अर्थ की एक ग्रेविटी है, अर्थ यानी सूरज की ग्रेविटी है, वो अपने गिर्द 8 प्लेनेट को घूमने पर मजबूर कर रहा है। सूरज की एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी कशिशे शकल, उसकी एक कशिशे शकल है जिसकी वजह से वो 8 प्लेनेट्स को मजबूर कर रहा है कि मेरे गिर्द घूमो। इसी तरीके से गैलेक्सी की एक कशिशे शकल है, वो मजबूर कर रही है बिलियन ऑफ बिलियन स्टार को कि मेरे गिर्द घूमो। गैलेक्सी मजबूर कर रही है। और इसी तरीके से इस सिंगुलैरिटी की भी एक कशिशे शकल है, और ये सिंगुलैरिटी की कशिशे शकल इस गैलेक्सी को कह रही है मेरे गिर्द घूमो। तो अब आपकी अर्थ की भी एक ग्रेविटी है, इसके भी किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के ऊपर इसका एक कोई स्पेसिफिक, अब मैं कहूं मेरी यहां पर कोई चीज है, तो ये तो अर्थ की ग्रेविटी में आती ही नहीं है, अर्थ इसको तो खींच ही नहीं सकती, इसको अर्थ खींच नहीं सकती।
अर्थ इसको खींच, अर्थ की तो ग्रेविटी है यहां तक है अर्थ की कशिश शकल। कभी मकनातीस को देखा है ना, मकनातीस को, मकनातीस की एक उसके थोड़ा सा ज्यादा दूर ले जाओगे तो वो नहीं उसके ऊपर अमल करेगा, लेकिन अगर उसके ऑर्बिट में रखोगे उसको तो वो खींचेगा चीजों। तो अर्थ की मैं कहता हूं अर्थ की कशिश शकल जहां तक है। तो हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, इतनी स्पीड से करते हैं कि ये अर्थ ऑर्बिट से बाहर भी ना जाए, अर्थ ऑर्बिट से, और लेकिन इसके ऑर्बिट में इतनी स्पीड हो कि ये घूमना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी कशिश है। कशिश की वजह से अब देखो, ये मैंने अर्थ की यहां पर शुरू हुआ, मैंने इतनी स्पीड बढ़ाई, इतनी स्पीड बढ़ाई, इतनी स्पीड बढ़ाई, इतनी स्पीड बढ़ाई, ये स्पीड फिर ये ऐसे मूव करना। अब उस ग्रेविटी की वजह से ये उसके गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक है जी। अब इसको क्या कहते हैं, आपकी जो है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे चांद है आपका, चांद है आपका नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन ये जो हमने मिसाल दी है ये आपकी कौन सी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे लियो, मियो, जियो। लियो, मियो, जियो, ये आपकी लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और आपकी जियो सेंट्रिक अर्थ ऑर्बिट, ये तीन जो है ये आपकी क्या है जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप है। बिल्कुल, सैटेलाइट हर वो बॉडी होती है जो कि प्लेनेट के गिर्द घूम रही होती है। सैटेलाइट हर वो बॉडी होती है जो प्लेनेट के गिर्द, सैटेलाइट प्लेनेट के गिर्द घूमेगी तो सैटेलाइट कहलाएगी, वरना तो सैटेलाइट कहलाएगी नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपको थोड़ी सी चीजें आ गई। अब हम थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि उस लेक्चर में सोलर सिस्टम को मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया है, तो हम सोलर सिस्टम को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, अब सोलर सिस्टम में देखें, सबसे पहली बात ये है कि आइडिया ये है, कॉन्सेप्ट ये है चीजों का, कि आपको भी ऐसे आनी चाहिए चीजें। उनकी प्रैक्टिस इतनी एक करो कि आपको ऐसे आए चीजें। जब तक चीजें ऐसे नहीं आएंगी, चीजें नहीं प्रिपेयर होंगी। चीजों को अगर रट्टे मारते रहोगे तो चीजें प्रिपेयर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट तैयार करो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो और वो चीजें तैयार हो जाए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सोलर सिस्टम। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई कि सूरज जो है, सूरज के अंदर से लाइट निकलती है। और वो क्यों निकलती है लाइट, क्योंकि इसके ऊपर फ्यूजन हो रहा होता है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा फ्यूजन होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है। फ्यूजन क्या होता है कि दो हीलियम के एटम जो है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम गैस को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन, और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो सूरज की सरफेस से निकलती है और आपकी जमीन तक पहुंचती है। और वो टाइम देती है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड देती है, और या 499 सेकंड भी कहते हैं। तो ये आप तक पहुंचती है सूरज की लाइट। अब ये सूरज की लाइट ये कहां पर पहुंचती है जी, आपकी जमीन पर। उसके अलावा भी तो आपके कुछ प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स को याद रखने का फॉर्मूला है, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। लगा ना, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ठीक है जी। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम 8 प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। लेकिन ये है जिसको आते नहीं है। अब जिसको आते नहीं है वो, वरना तो आप इन प्लैनेट्स के इतनी बार नाम लो कि आपको वैसे ही आते हो। और इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, एम से क्या बना, मरकरी। वी से क्या बना जी, वीनस। उसके बाद ई से क्या बना जी, अर्थ। और उसके बाद एम से क्या बना जी आपका, मार्स। जे से आपका क्या बना जी, जुपिटर।
ठीक है जी। और एस से क्या बना आपका सैचुरन, यू से क्या बना आपका यूरेनस, और एन से क्या बना जी आपका नेपच्यून। ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 6 7 और ये 8, ये भाईजान आपके 8 प्लेनेट हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, अब वॉइस क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी। तो प्लूटो मैं सब कुछ बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सोलर सिस्टम को रिपीट कर रहा हूँ ना, आराम से करो। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि भाई हम आगे नहीं चल रहे, मैं जितना मर्जी कवर करना चाहूँ, मैं मुझे तैयार है ना, मैं तो अभी खड़े खड़े कवर कर सकता हूँ, लेकिन चीजों को हम उस स्पीड से करेंगे कि हर बंदा कवर कर सके। हमारी क्लास का हर बंदा, हमने हर बंदे को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जो लोग आगे हैं ग्रुप में, वो दूसरे कैंडिडेट्स का भी ख्याल करें, उनको साथ लेकर चलें। एक दूसरे के एहसास से ही मामला होते हैं। ठीक है जी, एहसास करें एक दूसरे का, और तरीके से आराम आराम से हम चलेंगे अल्लाह ताला के फजल से। और 3 महीने का टाइम है, हम 3 महीने में करेंगे कवर। और बाकी किसी का अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसको भी साथ के साथ सुनते जाएंगे, रिजॉल्व करते जाएंगे, चीजों को हल करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपका फार्मूला हो गया जी प्लैनेट को याद करने का। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल, नूडल्स। ठीक है जी। तो अब जी ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, ये बना लिया। अब हम बनाते हैं जनाबे वाला इसकी थोड़ी सी डायाग्राम। इसकी क्या बनाते हैं जी, डायाग्राम बनाते हैं हम। तो डायाग्राम हमने जनाबे वाला बनाई, हमने कहा ये हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है जी सूरज सन, ये हमारा सूरज है। और सूरज के साथ यहां पर ये जो है हमारा क्या है जी मरकरी। ठीक है जी। और मरकरी के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या है जी वीनस। ठीक है जी। वीनस के बाद जो है आपके पास क्या है जी तीसरे नंबर पर आपका अर्थ, माई वेरी एनर्जेटिक, हाँ अर्थ, अर्थ। उसके बाद माई वेरी एनर्जेटिक, उसके बाद आपका क्या हो गया जी मार्स। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसके बाद क्या आती है जी यहां पर एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आता है जी जुपिटर। ठीक है जी। जुपिटर के बाद आपके पास माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सैचरन। और उसके बाद आपका यूरेनस, और उसके बाद आपका नेपच्यून। ठीक है जी। तो ये हमारे 8 प्लैनेट हैं इस तरतीब में, और ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये आपका सैचरन, ये आपका यूरेनस, और ये आपका नेपच्यून। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं, और ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और ये तमाम प्लैनेट एक टाइम पर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने मदार में, यानी ये रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व, रिवॉल्व अराउंड द सन। और दूसरे नंबर पर जनाबे वाला ये रोटेट भी कर रहे हैं, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये जो मैंने 8 प्लैनेट के नाम लिखे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के गिर्द, यानी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। यानी मरकरी यहां से ऐसे घूम रहा है, और यहां तक ऐसे 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 करके जो है अपना चक्कर एक लगा रहा है पूरा। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरा वीनस भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, मेरा वीनस भी ऐसे चक्कर लगा रहा है। उसके बाद मेरा अर्थ भी ऐसे चक्कर लगा रहा है इस सूरज के गिर्द।
इस सूरज के गिर्द मेरा अर्थ भी चक्कर लगा रहा है, उसके बाद मेरा मार्स भी चक्कर लगा रहा है, मैं ऐसे सारा करता करता मेरा वीनस भी ऐसे ऊपर से आते हुए चक्कर लगाता जा रहा है। अच्छा जी, अब मरकरी भी चक्कर लगा रहा है, यानी ये सारे के सारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो इनका ये जो प्लेनेट है ये अपने एक्सिस, यानी इनका एक्सिस ये है, ये इनका सेंटर पॉइंट, ये इनका एक्सिस, इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये ना अपने एक्सिस के गिर्द भी, इस एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे भी करके घूम रहे हैं, ये रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व भी कर रहे हैं सूरज के गिर्द और रोटेट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इनके रिवॉल्व करने की वजह से ना हमारे साल तब्दील होते हैं, ये अर्थ चेंज, और इनके रोटेट करने की वजह से ना हमारे डेज और नाइट तब्दील होते हैं। अच्छा, यानी हमारे क्या मतलब, यानी मरकरी जितने दिनों में भी अपना चक्कर लगाता होगा उतने दिनों का इसका साल होता होगा। जैसे मैं अगर मिसाल करूं, मरकरी की बात ले लें, मरकरी जनाबे वाला 88 दिनों में, 88 डेज में, 88 डेज में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ इस सूरज के गिर्द घूमने में 365 दिन लगाती है। उसके मुकाबले में मरकरी जो है वो कम दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है जी? 88 दिन लगाता है सिर्फ। क्या वजह? क्योंकि भाईजान ये सूरज के बिल्कुल करीब है, ये सूरज के बिल्कुल करीब है, इसको थोड़ा सा फासला तय करना पड़ता है बानिस्बत अर्थ के। अर्थ दूर है, इसलिए अर्थ जो है ज्यादा फासला तय करती है, इसलिए उसे टाइम ज्यादा लगता है, उसे टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि वो ऑर्बिट उसका ज्यादा है। अगर हम बात करें जुपिटर का, नेपच्यून की, तो नेपच्यून तो सबसे दूर है, उसका ऑर्बिट सबसे ज्यादा होगा। सबसे बड़ा ऑर्बिट किसका होगा? वो उसे यहां से लाकर उसने अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करना है। सबसे आपका स्लोएस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? स्लोएस्ट प्लेनेट आपका नेपच्यून होगा। स्लोएस्ट प्लेनेट, यानी रेवोल्यूशन से, और यानी दो बातें मैंने की। क्या बातें की? एक तो रेवोल्यूशन से ईयर तब्दील होते हैं एक नंबर, और दूसरे नंबर पर जो है रोटेशन से आपका, यानी मैं कहूं जैसे हमारी जमीन पर दिन है, अभी हमारी शाम है, रात है, तो हमारा दिन भी तो होता है ना। सुबह को 8 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11, 2, 3 बजे तक हमारा दिन होता है, और फिर हमारी रात शुरू हो जाती है। तो ये क्यों हो रही है? ये हो रही है क्योंकि हमारा जो ये अर्थ है ना, ये रोटेट कर रहा है। हमारे जो ये जमीन है ना, ये हमारी जमीन रोटेट कर रही है। बाज़ औक़ात सूरज की रोशनी इस वाले हिस्से को पड़ती होगी, बाज़ औक़ात इस वाले हिस्से को पड़ती होगी, बाज़ औक़ात इस वाले, तो जिस हिस्से को पड़ रही होती है वहां पर दिन है, जिस हिस्से पे नहीं पड़ रही होती वहां पर रात होती है। सादा सी बात है। अच्छा, खैर जी, हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि भाई रेवोल्यूशन से जो है ना साल तब्दील होते हैं, और रोटेशन से जो है ना डेज और नाइट तब्दील होते हैं। और ये तमाम प्लेनेट पे ऐसे है, मरकरी में भी ऐसे है। मरकरी में साल जो है वो 88 दिन का है, और दिन भी उधर जो एक दिन है, हमारा एक दिन कितने देर का है? अर्थ का एक दिन 24 घंटे का। 24, ये वैसे अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं मैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। एग्जैक्ट टाइम कितना है जी? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है एग्जैक्ट टाइम। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट अज्यूम कर लेते हैं, पीपीएस में सवाल भी आता है। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का आपका अर्थ के ऊपर एक दिन होता है घंटे का। ठीक है जी, 23 घंटे और मिनट, ये ऐसे हमारे पास जो है। अब इसी तरीके से, और ये क्यों होता है? रोटेशन की वजह से, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है किसके गिर्द जी? हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है जमीन सूरज के गिर्द, यानी अपने एक्सिस के गिर्द। रोटेट किसके गिर्द कर रहा है? अपने एक्सिस के गिर्द। और रिवॉल्व किसके गिर्द कर रहा है जी? इस पूरे। ये दोनों बातें याद रखनी है और इसको बार बार अज्यूम करते रहना। ठीक है जी, इस तरीके से चीजें क्लियर होंगी आपकी। यानी
अभी से अभी आप चीजें को क्लियर करोगे तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। और इस चीज को रियल लाइफ के फिनोमिना में देखते रहना, क्योंकि जब मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बड़ी डिटेल में हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ को। लेकिन अभी हमने इसका ऊपर ऊपर से हमने चीजों को देखना है, इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, मरकरी के बारे में एक बात तो ये क्लियर हो गई कि मरकरी सूरज के करीब तरीन प्लैनेट है। ये हमने डायग्राम बनाई और हमने देख लिया मरकरी सबसे पहले है, तो सूरज के सबसे करीब कौन सा है? मरकरी। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा है जी? वीनस। और तीसरे वीनस जो है, अब वीनस आपका, मरकरी के बारे में पहले हम बातें लिख लेते हैं। मरकरी क्लोजेस्ट टू सन, और ये स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट प्लैनेट है। ये मरकरी आपका फास्टेस्ट प्लैनेट है। कैसे फास्टेस्ट प्लैनेट? हाँ, फास्टेस्ट प्लैनेट रेवोल्यूशन वाइज। क्यों रेवोल्यूशन वाइज फास्टेस्ट है? क्योंकि इसको थोड़ा सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि इसे थोड़ा सफर तय करना पड़ता है, इसलिए ये फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट प्लैनेट है रेवोल्यूशन वाइज ये। ठीक है जी, रेवोल्यूशन वाइज फास्टेस्ट प्लैनेट है आपका मरकरी। अच्छा, एक तो बात हो गई। और उसके बाद आपका आ गया वीनस। वीनस का मरकरी से दिन साल जो है वो ज्यादा होगा। अर्थ का तो 365 दिन है। मार्स का साल इससे ज्यादा होगा। जुपिटर का साल इससे ज्यादा होगा। सैटर्न का साल इससे ज्यादा होगा। यूरेनस का साल इससे ज्यादा होगा। नेपच्यून का उससे ज्यादा होगा। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब रेवोल्यूशन को हमने कर लिया, और रेवोल्यूशन वाइज स्लोएस्ट कौन सा प्लैनेट है जी? आपका नेपच्यून। नेपच्यून रेवोल्यूशन वाइज स्लोएस्ट प्लैनेट है आपका। और इसे इसलिए, और देखो सूरज से भी बहुत ज्यादा दूर है। सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ जाती है, यहाँ पर पड़ जाती है, यहाँ पर पड़ जाती है, यहाँ पर पड़ते पड़ते बड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर पड़ते पड़ते बड़ा टाइम लगता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कम सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आइस जियांट। और आप अगर देखो, ये जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, ये अंदर वाले प्लैनेट चारों छोटे हैं और बाहर वाले चारों प्लैनेट बड़े हैं। अंदर वाले चारों प्लैनेट छोटे हैं साइज में, और बाहर वाले जो प्लैनेट हैं ये बड़े हैं साइज में। यानी पहले नंबर पर साइज में सबसे बड़ा कौन सा है? ये जो बाहर वाले प्लैनेट है ना, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले, सबसे पहले नंबर पर बड़ा ये है, दूसरे नंबर पर बड़ा ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवें नंबर पर कौन सा है? अर्थ। ठीक है जी, पांचवें नंबर पर अर्थ कितने नंबर पर है? साइज के एतबार से पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर आपकी अर्थ है, और अर्थ और वीनस, छठे नंबर पर ये वीनस है, सातवें नंबर पर ये है, और आठवें नंबर पर ये है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ये मैंने बातें उसमें बताई हैं कि साइज वाइज अपने नोट्स बनाने के साइज वाइज कैसे है जी। पहले नंबर पर आपका कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, यानी मास के एतबार, साइज के एतबार से, यानी जो इसका पूरा का पूरा साइज है, जो इसका मास है, वो सबसे ज्यादा किसका है? आपका जुपिटर का है। जुपिटर के अंदर 11 जमीनें आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, और रेवोल्यूशन कैसे है? रेवोल्यूशन करते हैं गियर चेंज करने के लिए। जब साल तब्दील करना हो तो वो किस वजह से तब्दील होता है? क्योंकि ये तमाम के तमाम आपके 8 प्लैनेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। अब प्लूटो का मेरे से पूछा गया, प्लूटो क्या है? प्लूटो बेजन बिल्कुल आपका जो है, वो मेरा जो लेक्चर है मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये क्यों प्लूटो को डार्क प्लैनेट कहते हैं। यानी आपकी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी की एक डेफिनेशन है कि भाई इस साइज की होगी, इस हैयत की होगी, और क्लस्टर में होगी तो उसे गैलेक्सी कहेंगे। इसी तरीके से आपका जो स्टार है अपनी लाइट करेगा प्रोड्यूस, एक चीज, एक मास, उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होगा, अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टार कह देंगे। और प्लैनेट जो है, प्लैनेट भी उसे किसी स्टार के गिर्द घूमना चाहिए, और उसका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, उसे अपने एक्सिस के गिर्द घूमना चाहिए, तो फिर ही वो क्या कहलाएगा? प्लैनेट। ठीक है जी। अब ये प्लूटो जो था, ये सूरज के गिर्द घूमता भी है,
ये जो है अपना एक मास भी रखता है, लेकिन जितना मास इन प्लेनेट का होना चाहिए ना, किसी भी प्लेनेट को प्लेनेट की कैटेगरी में उतरने के लिए जितना मास रिक्वायर है ना, प्लूटो का उतना मास नहीं, उसका उतना साइज नहीं है। इस वजह से प्लूटो को 2006 में सोलर सिस्टम से निकाल दिया, वरना आपके कितने थे? 2006 में प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया। क्या वजह? प्लूटो का जो साइज है ना, वो जो डेफिनेशन ऑफ अ प्लेनेट है साइंस की दुनिया में, उसके ऊपर प्लूटो पूरा नहीं उतरता, इसलिए उसे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, नहीं नहीं, देखें, मरकरी ने, मैं कहता हूं, सूरज से सूरज से जमीन का फासला कितना है? इसको मिटाते हैं थोड़ी सी चीज को। सूरज से जमीन का फासला कितना है? अभी हम लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और जमीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है जी आपके पास? 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज और सूरज और द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी मैं बात करूं, ये मेरा सूरज है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है। इस अर्थ का यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। इतना फासला है जनाबे वाला, ठीक हो गया। लेकिन अब ये इसने, अर्थ ने क्या करना है? आपके रिवॉल्व करना है इस फासले के गिर्द, इसने रिवॉल्व करना है। तो आपका किसी भी चीज को 150 मिलियन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 जीरो। मिलियन का क्या मतलब है? 6 जीरो। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक सर्कल बन गया। और किसी चीज को भी जब सर्कल बन जाए तो एक सर्कल के अंदर आपके पास कितनी वैल्यू होती है? 2 पाई। तो जब आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका इसका रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ जाएगा कि ये रिवॉल्व करता है, ये कितना डिस्टेंस है। हमें ये पता चल जाए, अगर हमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का पता चल जाए, तो अगर हमारा सर्कल में है तो सर्कल के अंदर कितने, आपका रेडियस क्या होता है जी? 2 पाई। सर्कल का रेडियस कितना होता है? 2 पाई। तो आपका कितना आ जाएगा? 942 किलोमीटर। यानी सूरज और जमीन के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। और इसका अगर मैं रेवोल्यूशन, जितने जमीन ने जितनी टाइम, जितना एरिया जो है वो रिवॉल्व करना है, उसका कितना डिस्टेंस है, तो उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सर्कल बना रहा है, जमीन घूमते हुए सर्कल बना रही है। तो वो कितना है जी? 942 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो सॉरी किलोमीटर। ठीक है जी, आपका ये फासला है। अब देखो, अब यहां पर मैंने अर्थ को अज्यूम किया, अब मैं यहां पर लगा देता हूं अर्थ से पहले वाला वीनस प्लैनेट। मैंने वीनस प्लैनेट लगाया। अब वीनस का फासला 150 मिलियन किलोमीटर तो नहीं है, वीनस का तो फासला है 140 मिलियन किलोमीटर। 140 मिलियन किलोमीटर, वीनस का तो फासला 140 मिलियन। जब इसे आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? जो वीनस ने फासला तय करना है वो आ जाएगा। तो वो इससे कम होगा ना, तो यानी अर्थ को ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा और वीनस को कम फासला तय करना पड़ेगा। जब ज्यादा फासला होता है तो टाइम ज्यादा लगता है, और जब फासला कम होता है तो टाइम कम लगता है। समझो ना बात को? इस तरीके से हाइपोथेटिकली, अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज को ऐसे किया जाए, इसको घुमाओ जरा, खुद ये काम करो ना, बैठकर इन चीजों को हाइपोथेटिकली सोचो, चीजों को एलैबोरेट करो, और चीजों, क्योंकि मैं तो इन चीजों को सिर्फ यूज करूंगा आपको पढ़ाते हुए। ठीक है जी, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सारी चीजें सीखोगे, इनके ऊपर मेहनत करोगे, 2-3 दिन लगाओगे, और उसके लिए मैंने 2 लेक्चर जाया किए हैं आपको इन चीजों की तमाम की इंपॉर्टेंस आपके जहन में बिठाने के लिए। ठीक है जी, मैंने 2 लेक्चर जो है वो आपको 2 दिन हो गए हमें यही बातें करते हुए। ठीक है जी, तो आपको इन चीजों का रियलाइजेशन आपको होगी, चीजों को, अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग को सोचने की आदत डालो, बस
अच्छा जी, अब हमारी बात क्या है जी, समझ आ गई ना? यार ये देखो मेरे भाई, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, ये सूरज है, इस अर्थ ने इस सूरज के गिर्द घूमना है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये जो हमारा साल होता है, ये साल कितने दिनों में होता है? 365 डेज में, 365 दिनों में होता है। और ये अब हम 365 दिन एक साल के बराबर होता है, हमारा ये साल है, 1 ईयर। अब ये हम कैसे निकालते हैं? अगर आपको दो इसके दरमियान, दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस अगर पता है, और आपको ये भी पता है कि वो रिवॉल्व करना है, तो जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है, जो डायामीटर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो सॉरी आपका डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से। जैसे आपका 150 है, जरब कर दो 2 पाई से, तो आपका क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन डिस्टेंस आ जाएगा। इतनी सी बात, आपका रेवोल्यूशन डिस्टेंस आ जाएगा। सही है, सही है, क्लियर हो गया ना? बस जबरदस्त, ये ऐसे है, इसको बार बार सोचो, समझो चीजों को, फिर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास मरकरी जो है, मरकरी, आपका मरकरी हमने बात कर ली जी, नंबर 1 पे स्लोएस्ट प्लेनेट है। रेवोल्यूशन की हमने सारी बातें कर ली। हमने कहा जी रेवोल्यूशन इसकी सबसे जो है ना, रेवोल्यूशन स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कम फासला तय करना है, कम फासला तय करना है, कम देर में कर लेगा, और इसलिए इसकी जो है रेवोल्यूशन स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसने सबसे कम फासला करना है, सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, और उसके बाद सबसे लाइटेस्ट प्लेनेट है, मास के एतबार से भी सबसे छोटा, सबसे साइज के एतबार से 8वें नंबर पर है ये, सब साइज के एतबार से। अब हम चलते हैं वीनस के ऊपर, अब हम चलते हैं, अब ये आपका सवाल बिल्कुल बनता है कि सर अब वीनस को हम क्या कहते हैं? हॉटेस्ट प्लेनेट। तो इस सवाल को भी मैंने उसमें एड्रेस किया है। वीनस को क्या कहते हैं? हॉटेस्ट प्लेनेट, ट्विन प्लेनेट, ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ, ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ। क्यों ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ कहते हैं? साइज की वजह से, साइज की वजह से। क्यों? वीनस का कितना साइज है जी? वीनस का साइज है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है जी, केजी, किलोग्राम, ठीक है जी, इतना वेट है। और अर्थ का कितना वेट है? अर्थ का आपका वेट है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है जी, इतना वेट है। तो इन साइज के आपस में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, साइज में, साइज में बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है जी, साइज में दोनों सेम सेम है, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें ट्विन प्लैनेट कहते हैं, वीनस और अर्थ को, ठीक है जी, ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं रोटेशन की। अच्छा, रोटेशन वाइज अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेशन वाइज हमारा फास्टेस्ट जो प्लैनेट है, फास्टेस्ट, रोटेशन वाइज फास्टेस्ट प्लैनेट वो जुपिटर है, क्योंकि रोटेशन के लिए फासला शासला तो है नहीं, अपने ही ऑर्बिट के गिर्द घूमना है, अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमना है। तो अपने ऑर्बिट के गिर्द सबसे ज्यादा तेज कौन घूमता है? आपका जुपिटर घूमता है, क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये अपने ऑर्बिट में, और इधर जो दिन है वो आपका सबसे छोटा दिन कहां पर होगा? क्योंकि दिन रात कैसे बदलते हैं? रोटेशन की वजह से। और जुपिटर पर आपका दिन जो है वो सबसे जो है वो कम होगा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बड़ा दिन कहां पर होगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दिन होगा वीनस के ऊपर। अच्छा, अब ये क्यों? मरकरी सूरज के करीब है, मरकरी पर सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़नी चाहिए, मरकरी पर सारा कुछ जो है वो सूरज के इतने ज्यादा करीब है, और हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ये वीनस है, सबसे ज्यादा इसे यानी मॉर्निंग, और सबसे ज्यादा क्योंकि रोशन ये होता है, इससे हमें जो है दिन के जो आखिरी पहर होता है रात का, उसमें भी हमें ये नजर आ रहा होता है।
और रात को सबसे ज्यादा विजिबल भी, अगर आप अपने बाहर निकलोगे रात के टाइम पर तो आपको एक जो सबसे चमकदार सितारा नजर आएगा वो वीनस होगा। नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, इतना ये जी मॉर्निंग स्टार है। और इवनिंग के टाइम पर भी देखा जा सकता है, मॉर्निंग आखिरी पहर में भी देखा जा सकता है, अगर आपके क्लाउड्स नहीं है आपके आसमान में। अच्छा, तो ये जी ये बातें तो समझ आ गई कि भाई ये जो है ना ट्विन प्लेनेट है साइज की वजह से, हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये नहीं समझ आई। अब भाईजान असल में आपकी होती है ग्रीन हाउस गैसेस। आपकी क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस, और वो कौन सी होती हैं जी? सबसे पहले नंबर पर कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी होती है जी ग्रीन हाउस गैस? दूसरे नंबर पर मीथेन। दूसरे नंबर पर आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है जी? मीथेन। अब ये ना आपकी अर्थ में भी अवेलेबल है कार्बन, कितनी है जी? 0.04%। आपकी जमीन पर जितनी भी गर्मी है ना, असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, सूरज की जो रोशनी है ना, इसकी सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अंदर कार्बन एक ऐसी गैस है, इसके अंदर सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करने की एक सलाहियत मौजूद है। तो इसकी वजह से जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की वैल्यू मौजूद है, तो अब हमारा वो जो है सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो ये कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या किया हुआ है जी? गर्म किया हुआ है। अब 0.04% से इतनी एक गर्मी है, जितनी आप देख रहे हो मुल्तान में तो बहुत ही है, ठीक है जी, इतनी गर्मी है आपके। आपका जो वीनस है ना, इसके अंदर आपकी 99% ग्रीन हाउस गैसेज है, यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज किधर है? वीनस में। और ये सारी की सारी सूरज की हीट को क्या कर लेती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वीनस को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट बना देती है। सबसे गर्म कौन सा प्लेनेट आपका बन जाता है? हॉटेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा बन जाता है? वीनस। इस ये वजह है वीनस के सबसे ज्यादा गर्म होने की। समझ आई कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये सूरज की रोशनी को क्या कर लेती हैं जी? कैच कर लेती हैं। ये सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करती हैं और आपके एटमॉस्फेयर को मेक करती हैं। और वो ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा आपके कहां पर मौजूद हैं जी? वीनस में। और इस वजह से वीनस जो है वो आपका सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है जी। तो हॉटेस्ट प्लेनेट समझ आ गया। अब यार मैंने कहा कि इधर जो है रोटेशन वाइज भी, यार जब ये इतना ज्यादा इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज है ना, और ये इतना ज्यादा गर्म है, तो इसको जो है ना घूमने के अंदर भी बहुत ज्यादा अपने एक्सिस के गिर्द, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन होने की वजह से ये जो है ना बहुत ज्यादा इसके अंदर डेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी अपनी पर्सनल इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसको वो घूमने में मुश्किलात आ रही होती है। और इस वजह से ये घूमने में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। और इधर 343 दिनों का एक दिन होता है। हमारे जमीन पर जो 24 घंटे का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का दिन होता है ना, वीनस पे वो कितनी देर का होता है? 343। और उसकी भी क्या वजह है? उसकी भी ये ग्रीन हाउस गैसेज वजह है कि इसको भारी कर देती हैं, घूमने में मसाइल हो जाते हैं। एक भारी चीज को घूमने में मसाइल होते हैं, भारी बंदे को भी घूमने में मसाइल होते हैं। तो इस वजह से ये रोटेशन वाइज स्लोएस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है? वीनस। रोटेशन वाइज स्लोएस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है? वीनस। क्यों? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। रोटेशन वाइज फास्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है जी आपका? जुपिटर। जो जुपिटर जो है वो आपका रोटेशन वाइज फास्टेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि इसका एक तो साइज बड़ा है, और ये अर्थ ऑर्बिट में इस जगह पर है कि जहां पर इसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, और इसकी अपनी एक जो है कैपेबिलिटी है तेज घूमने की, इसकी अपनी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। रोटेशन स्पीड इसकी सबसे ज्यादा है। और बस ये दो आपने रोटेशन वाइज करने हैं, एक जुपिटर की फास्टेस्ट है, और जमीन की तो आपकी रोटेशन स्पीड आपको पता है, और हमने बड़ी डिटेल में उसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में देखा है। रोटेशन वाइज भी हो गया। अच्छा, अब रह गई ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओ सॉरी, 343 आवर्स, सॉरी, हाँ 343 आवर्स, सॉरी सॉरी 343 आवर्स का, घंटे का। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ गया, हमने बात कर ली कि हाँ, उसके बाद आपका वाहिद ये प्लेनेट है वीनस,
आपके तमाम प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स, आपके तमाम प्लैनेट्स कैसे रोटेट कर रहे होते हैं? रेवोल्यूशन तो ये सूरज के गिर्द कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस के गिर्द कैसे घूम रहे होते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इसे क्या कहते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और इसीलिए तो सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। इसी की वजह से सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स जो है वो ऑल प्लैनेट क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट, एक्सेप्ट कि एक प्लैनेट के सिवाय वीनस। वीनस आपका एक वाहिद ऐसा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना। आपका वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बहुत सारे लोगों को नेट से यूरेनस मिलेगा, लेकिन ये है जी वीनस है। वीनस आपका क्या करता है जी? एंटी क्लॉकवाइज। और इसीलिए इधर जो है क्या है जी, मगरिब से सूरज निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। ठीक है जी, तो ये आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है क्लॉकवाइज भी हो गया, और ये सारे प्लैनेट घूमते कैसे हैं ये। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट की। चलो करेक्शन हो गई ना, करेक्शन हो गई। अब नहीं नहीं, बस ये फाइनल है, फुल रिसर्च के बाद फाइनल है, यही है। ठीक है ना, जितनी रिसर्च कर सकते थे उसके बाद यही है कि तमाम प्लैनेट्स जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और जो वीनस है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये अब फाइनल है, इसको बस रट लो, इसको याद कर लो, इसको जैसे भी करना है कर लो। ठीक हो गया क्या? शॉर्ट साइटेडनेस के लिए मैंने कौन सा मिरर लिखवाया था? शॉर्ट साइटेडनेस होती है करीब नजरी, करीब नजरी, यानी करीब नजर आता है, दूर नजर नहीं आता। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब करीब नजर आता है और दूर नजर नहीं आता। दूर देखना है, दूर देखना चाहते हो तो केव में जाओ। तो किस में जाओ? केव में जाओ, गार में से जाना, जाकर दूर जाओगे, कनकेव। रट्टा लगवा दिया, रट्टा लगवा दिया ना, कनकेव, रट्टा लग गया फुल कि भाई दूर जाना है। सही लिखवाया ना? सही लिखवाया भाई। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस करेक्ट करने के लिए, जिसे मोयोपिया भी कहते हैं, मैंने बताया हुआ लेक्चर में। तो इसे किस लेंथ, किस मिरर या किस लेंथ से ठीक हो सकती है? कनकेव। और रट्टा लगाने का क्या तरीका है? दूर जाना है ना, दूर देखना है, करीब का तो आपको नजर आ रहा है। दूर देखने के लिए, दूर जाने के लिए केव में से होकर जाना पड़ेगा। वाह, ये याद रखो। रेवोल्यूशन तो यार सूरज के गिर्द होती है, रेवोल्यूशन तो सूरज के गिर्द होती है। रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? रेवोल्यूशन तो ऐसे होगी ना, रेवोल्यूशन तो बस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। उसके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना हमने देखना है वो क्या है, वो तो सूरज के गिर्द है। जिस डायरेक्शन में सूरज है उसी डायरेक्शन में, जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ के इस तरफ सूरज है, तो जमीन ऐसे घूमकर सूरज के ऐसे घूम जाएगी। और ये क्या है जी, आपका वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है जी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है। ठीक है जी। हाँ, वीनस कैसे होगा आपका? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, करीब नगरी वाली भी गलती हमारी ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद जी आपकी रोटेशन भी आपको समझ आ गई। अब अपने नोट्स बनाना वीआईपी करके। ठीक है जी, मैं भी भेज दूंगा सोलर सिस्टम के नोट्स। लार्जेस्ट प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम में जुपिटर है। लार्जेस्ट सोलर सिस्टम आपके प्लैनेट में जुपिटर है। लार्जेस्ट सोलर सिस्टम आप प्लैनेट में जुपिटर है। जुपिटर के बाद जो है आपका सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद अर्थ, अर्थ के बाद जो है
आपका वीनस, वीनस के बाद जो है मार्स, मार्स के बाद आपका मरकरी। तो ये आपकी ऐसे तरतीब है, इस तरतीब को याद रखो, इसके अपने वीआईपी करके नोट बनाओ, ठीक है जी, बेहतरीन करके। ये कौन सा है, कैसे, इसके अपने एक खाना बनाना के जी जो है ना रेवोल्यूशन वाइज की तरतीब क्या है, उसके बाद रोटेशन वाइज की क्या तरतीब है, उसके बाद जी आपका जो है ना इसका वो इसका साइज के एतबार से क्या है, इसको क्या कहते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इधर डेज कैसे होते हैं, इधर नाइट्स कैसे होती हैं, इधर एक साल कैसे होता है, ग्रीन हाउस की गैसेस की कंसंट्रेशन कैसी है, वीआईपी करके ओके करके वीआईपी करो। हाँ, जुपिटर का दिन और रात सबसे छोटा होगा, जुपिटर का दिन और रात सबसे छोटा होगा। अब वो कितना होगा वो नहीं पता, देख लेना वो, अगर किसी को जानने का शौक है तो वो होना चाहिए वैसे पता। अच्छा, उसके बाद जुपिटर का शॉर्टेस्ट जो है ना वो आपका डेज और नाइट होता है। अच्छा जी, अब आपके 8 प्लेनेट हो गए, और इनमें हमने रेवोल्यूशन को भी देख लिया, रोटेशन को भी देख लिया। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट को देख लेते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट को जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी बातें ना, ये सारी बातें कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनोमी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है जी। और कॉस्मोलॉजी क्या होती है, कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और जो है आपका स्टडी ऑफ स्टार क्या होती है, स्टडी ऑफ स्टार। अभी पीपीएससी में भी आया हुआ था, पेपर में भी था, बताओ, पेपर जो मैंने 5 जिम्मे लगाए हैं उसमें भी ये था, जो मैंने लगाया हुआ है वही ठीक है। लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लोग कहते हैं कि जी ये इल्म नजूम है, नहीं, ये साइंटिफिक स्टडी है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल है इसके ऊपर 2014 का, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा जरी बहस की है, बहुत बड़ी बहस की है, और उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो है ना एक साइंटिफिक स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार। ठीक है जी, और हाँ जी, हाँ, गैलेक्सी और स्टार की स्टडी आपकी एस्ट्रोलॉजी। ये जो आपका जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, ये डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज हैं, इसको क्या कहते हैं जी, स्टडी ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। कॉस्मोलॉजी और उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी। तो ये हम सारी चीजों को देख रहे हैं, और उसके बाद आपकी क्या होती है, मैंने ये भी बता दिया, सेलेस्टियल बॉडी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, मेरी एक बॉडी है, मेरी बॉडी के साथ मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मेरी बॉडी के साथ मेरे पांव जुड़े हुए हैं, मेरी बॉडी के साथ, इसे कहते हैं बॉडी। जैसे आपका सूरज, जैसे आपका सूरज क्या है, स्टार, आपके तमाम स्टार क्या कहलाएंगी, सेलेस्टियल बॉडी कहलाएंगी, आपके तमाम प्लैनेट, यानी पूरा का पूरा अर्थ एक पूरे सीक्वेंस में है, इसीलिए तो इसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल किसे कहते हैं, सेलेस्टियल कहते हैं जो कि जो है ना अपना एक वेट भी रखता हो और आपको यानी आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हो। अब अर्थ जो है वो हमारे मुताबिक हम अर्थ पे रह रहे हैं, जो जुपिटर रहने वाले हैं वो तो हम आसमान में हैं और हम सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, हम भी एक बेसिकली एक सेलेस्टियल बॉडी है उनके लिए। तो डिफरेंट रेफरेंस के लिए हम डिफरेंट चीज हैं, तो हम बेसिकली हैं क्या, हम तमाम सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडी है। उसके बाद प्लेनेट भी आपके क्या है, और उसके लिए आप अर्थ एक मिसाल के तौर पर लिख लोगे, अर्थ आपकी प्लेनेट जो है। और उसके बाद आपके जो कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स, ये बोथ, अब कॉमेट के जरिए से आपको क्लियर हो जाएगा। और गैलेक्सी, गैलेक्सी आपकी क्या होती है जी, गैलेक्सी आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होती है। अब कैसे, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं जी, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है क्या, वो सिंगुलैरिटी हुई थी, उस सिंगुलैरिटी में हाइड्रोजन और हीलियम की गैस थी, उन हाइड्रोजन और हीलियम की गैस से एक क्लाउड था, क्लाउड सबसे बड़ा जो क्लाउड बना उसे कह दिया गैलेक्सी, उससे छोटे वाले को कह दिया स्टार, उससे छोटे वाले को कह दिया प्लेनेट, उससे छोटे वाले को क्या कह दिया जी हमने, सैटेलाइट। अब
कुछ ऐसे थे वो कुछ भी बेचारे नहीं बन सके, कुछ ऐसे थे ना वो प्लेनेट बन सके ना गैलेक्सी बन सके, कुछ ऐसे क्लाउड, ठीक है, या कुछ वो क्या वो अब वो यहां पर भी है आपके, और वो क्या कहलाते हैं आपके एस्ट्रॉइड। यानी ये बेचारे ना प्लेनेट बन सके और ना ये आपके स्टार बन सके, और वो स्पेस में आपके घूम रहे हैं, जैसे निबोला। निबोला क्या है आपका? क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है जी, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, निबोला। यानी जो ना गैलेक्सी बन सके ना आपके स्टार बन सके और ना आपके, यानी जब बिग बैंग हुआ एक तो चीजें बन गई गैलेक्सी, एक चीजें बन गई स्टार, एक चीजें बन गई आपकी प्लेनेट, एक चीजें आपकी बन गई सैटेलाइट, और कुछ ऐसी चीजें रह गई जो स्पेस में ऐसे घूम रहे हैं, और उनमें से ये एस्ट्रॉइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एस्ट्रॉइड को पढ़ लेते हैं, ये क्या है? एस्ट्रॉइड आपके क्या है? ये आपके बट्टे हैं, स्टोन हैं जी, ये बट्टे हैं, ये आपके बट्टे हैं बड़े बड़े। अच्छा, इनमें जो सबसे बड़े बट्टे हैं उन्हें आप क्या कहते हो? एस्ट्रॉइड, बिग बट्टे। बिग स्टोन को आप क्या कहते हो जी? सबसे बड़े वाले जो हैं इनको, उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। और उनसे जो छोटे लेवल के होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? कॉमेट्स। अब ये भी ना क्या कर रहे हैं, ये सूरज के गिर्द ये भी चक्कर लगा रहे हैं, ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब इनमें से जो बड़े बड़े वाले हैं ना, बड़े बड़े वाले, वो बड़े बड़े वाले अर्थ के ऊपर नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसके साथ है जुपिटर, और जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है, और जुपिटर जितना बड़ा जिसका साइज होता है उसकी उतनी ग्रेविटी होती है, जितना बड़ा जिसका साइज होता है उतनी उसकी ग्रेविटी होती है। जैसे आपका सूरज इतना बड़ा है, इन 8 प्लेनेट को मजबूर किया हुआ है अपने गिर्द घूमने पर, क्योंकि आपका जो सूरज का मास है वो इन 8 प्लेनेट से, इन सब चीजों से बहुत बड़ा है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो गैलेक्सी है उसका साइज इस सन से बहुत बड़ा है, इस सन से बहुत बड़ा है, और हर चीज की ग्रेविटी जो होती है उसके साइज के हिसाब से होती है, हर चीज की ग्रेविटी उसके साइज के एतबार से होती है। अब ये जो आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट ये जो है अर्थ की तरफ भी आ सकते हैं क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये हैं तो बट्टे तो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इनमें से जो बड़े बड़े बट्टे हैं ना वो अर्थ की तरफ नहीं आते, जो बहुत बड़े साइज के हैं जो अर्थ को डैमेज कर सकते हैं वो नहीं आते अर्थ के पास। क्यों? क्योंकि उनको जुपिटर की जो ग्रेविटी है उसने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, इसीलिए जुपिटर को क्या कहते हैं? गार्ड ऑफ अर्थ, गार्ड ऑफ अर्थ, यानी ये प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ है, अर्थ को तबाह होने से बचाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। इन प्लेनेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर की, क्योंकि ग्रेविटी किस एतबार से होती है? मास के एतबार से होती है। सबसे ज्यादा जो मास रखने वाली चीज है उसकी सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी। सूरज की सबसे ज्यादा ग्रेविटी थी, सूरज का सबसे ज्यादा मास था, उसने इन तमाम प्लैनेट को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर किया हुआ। इसी तरीके से गैलेक्सी का इससे बहुत ज्यादा मास है, उसकी ग्रेविटी उससे भी ज्यादा है, उसने सूरज को मजबूर किया हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे स्टार को मजबूर किया अपने गिर्द घूमने पर। और इसी तरीके से इन प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? जिसका साइज सबसे बड़ा है, और वो क्या है जी? जुपिटर। और वो जुपिटर के साथ आपकी एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और वो जुपिटर क्या कर रहा है? गार्ड ऑफ अर्थ है। इन एस्ट्रॉइड ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये जमीन की तरफ ना जा सके, ये वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, गार्ड ऑफ अर्थ। अच्छा, अब जो छोटे बट्टे हैं इनमें से, अब वो छोटे बट्टे अपनी हरकतें करते रहते हैं और वो अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस सकते हैं, और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं और आपको वो अर्थ एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं उनको कहते हैं मिटियोर। और मिटियोर का दूसरा नाम क्या है? शूटिंग स्टार। मिटियोर का दूसरा नाम क्या है? और जब ये आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जब आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं इनको क्या कहते हैं? मेटारॉइड। मेटारॉइड डी, मेटारॉइड। और कोई अगर इनमें से, अब देखो अर्थ जो है इधर भी तो गर्मी है, तो जब ये एक स्पीड के साथ आ रहे होते हैं और अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो अर्थ की जो गर्मी होती है इनमें आग लग जाती है, और आपको टूटा हुआ तारा नजर भी तो आ रहा होता है, वो बेसिकली एक ये आपका मेटेओर ही होता है जो आपको नजर आ रहा होता है जमीन में जी, आसमान के ऊपर वो आग लगी हुई है। और उसकी क्या होती है, कभी उसको आप देखो तो ऐसे होता है और उसके पीछे उसकी एक दुम होती है, और उसकी दुम और उसका जो मेन हिस्सा होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। अच्छा, अब कॉमेट पहले कैसे था? कॉमेट तो था पहले ऐसे, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आया
इस बेचारे की दुम अलग हो गई और इसका वो वाला अलग हो गया। तो कॉमेट पहले तो था बॉडी, लेकिन जब अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस गया तो बॉडी खत्म हो गई। समझ आ रही है? बॉडी खत्म हो गई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। बॉडी तो क्या थी? सन, प्लैनेट। और आपका जब ये कॉमेट एक साइज है, एक बॉडी है, तो कॉमेट है। जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में घुस गया फिर ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास जो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में कॉमेट्स आते हैं उनको आप क्या कहते हो? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हो, ना कि सेलेस्टियल बॉडी कहते हो। ठीक है जी, ये बात भी आपको क्लियर होगी। स्टोन, बट्टे का मतलब स्टोन, बट्टे का मतलब स्टोन, स्टोन जो पत्थर, पत्थर, बट्टे का मतलब पत्थर। पत्थर जो होते हैं ना, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े साइज के, यानी इतने बड़े बड़े, प्लूटो से भी बड़े बड़े साइज के पत्थर। और वो उनका खतरा है कि कहीं वो जमीन से न टकरा जाए, उनका खतरा है कहीं वो जमीन से, यानी इतने बड़े बड़े साइज के जो पत्थर हैं वो आपके सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं आपके पत्थर। और इनमें से जो छोटे लेवल के पत्थर हैं उनको क्या कहते हैं? कॉमेट्स। और बड़े लेवल के जो पत्थर हैं उनको क्या कहते हैं जी? एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड कहते हैं उनको। ठीक है जी, और ये आपको एस्टेरॉइड बेल्ट की भी समझ आ गई होगी। और ये क्या चीज है? ये यानी वो चीजें हैं जो बेचारी ना प्लेनेट बन सकी ना कुछ भी नहीं बन सकी, तो ये बस ये भी घूम रही है बिना वजह, और हमारे लिए एक इन्होंने परेशानी कायम की हुई है। तो आई होप आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ आ गई होंगी, और हमारा टाइम भी ओके हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, देखो, मेटेओर को क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। मेटेओर को क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। और जब कोई मेटेओर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर कर जाता है, अब अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से और स्पीड है, उससे लग जाती है आग। उसमें क्या लग जाती है? आग। और जब आग लगती है तो वो टूटता है, उसकी दुम अलग हो जाती है, उसकी आगे वाली टेल उसकी अलग हो जाती है, और वो आगे, और वो आपको जाता हुआ आसमान में नजर भी आ रहा होता है। शहाब साकिब। ठीक है जी, ठीक है जी, तो जो आपका वो जो नजम साकिब, आपका वो तारा जो टूटा हुआ तारा होता है, ठीक है जी, वो बेसिकली वो तारा नहीं होता, वो ये होता है, कॉमेट्स होते हैं, मेटेओर होते हैं। मेटेओर, उनकी दुम अलग है, उनका सर अलग है, और वो क्या होता है? अब ये होता है उनमें से अक्सर ना छोटे साइज के होते हैं, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर ही डिजोल्व हो जाती है, और उनको क्या कहते हैं? मेटारॉइड डी। और उनमें से बाज इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे के पूरे डिजोल्व नहीं हो पाते, उनका कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है ना जमीन पर आकर गिर जाता है। तो जब वो जमीन पर गिर जाते हैं ना तो उन्हें कहते हैं मेटारॉइड टी टी टी। ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर का, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सारा आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी, आपका मामला हल होता रहेगा, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है जी, ओके, नमाज नमाज पढ़ो, रेस्ट करो, और 15 मिनट और फिर शुरू हो जाओ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, कोई और सवाल तो नहीं ना? यानी आपको आज का लेक्चर क्या है, एक बार फिर रियलाइज कराया और थोड़ा सा पढ़ाया कि भाई ये सारी चीजें अपनी ओके करो, सारी चीजें ओके करो, साइंस माइंड बनो, साइंटिफिक माइंड बनाओ अपना, ओके करो अपना माइंड। यार 2.5 घंटे होता था, लेकिन अभी जो है ना मेरी भी कैपेसिटी है थोड़ी बहुत ही, 2.5 घंटे वाले भी तुम्हें जितने चाहिए मिल जाएंगे, वो टेंशन है ना लो। कौन से बाकी प्लैनेट्स? बाकी प्लैनेट्स वो आपको मिल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा आपको सोलर सिस्टम का। हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ। ओके सर।